तो फ्रॉम एंटरप्राइज परस्पेक्टिव जो कैरियर ईथरनेट की सर्विस है उसको 5 एट्रीब्यूट जो है उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। 5 अगर वो एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर तो वो कैरियर ईथरनेट सर्विस है एज पर मेट्रो ईथरनेट फोरम, ठीक है। वो एट्रीब्यूट्स क्या है? स्टैंडर्ड सर्विस होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज सर्विसेज होनी चाहिए, राइट। स्टैंडर्डाइज सर्विसेज कौन सी सर्विसेज है वो डिफाइन की है मैफ ने, वो हम आगे देखेंगे। स्केलेबिलिटी इज एन इशू, ठीक है। अगर आपकी सर्विस स्केल नहीं कर सकती एज अ सर्विस प्रोवाइडर और आप मुझे कहते हैं कि जी बस मैं 1 गिग से ऊपर ट्रैफिक आपके नहीं लेके जा सकता फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक एट्रीब्यूट है जो कि मिसिंग है आपकी सर्विस में, ठीक है। मैनेजेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो जो भी आप मुझे सर्विस दे वो मैनेजेबल होनी चाहिए, किसी तरीके से मैं उसको देख सकूं। अगर कुछ डाउन हो गया तो मुझे पता चल जाए कि डाउन हो गया। डीएसएल का कनेक्शन मेरे ख्याल में हर किसी के पास होना चाहिए घर के अंदर, या हर किसी ने यूज किया होगा, एक्सपीरियंस तो है ना डीएसएल का, ठीक है। डीएसएल आपको इंटरनेट का इंटरफेस देता है, आपने अपना लैपटॉप लगाया हुआ उसके ऊपर, राइट। डीएसएल का लिंक डाउन हो जाता है, आपका इंटरनेट का लिंक अप रहता है डाउन रहता है? अप रहता है ना। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इथरनेट ऑल द वे अगर मैं ले रहा हूं और इथरनेट मुझे किसी तरह कम्युनिकेट नहीं कर रहा कि यार सर्विस डाउन हो गई है, तो वो एज ए कैरियर इथरनेट उस सर्विस को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इथरनेट में इनहेरेंट ONM की कैपेबिलिटीज नहीं है, ठीक है। इथरनेट आपको सिग्नल नहीं करेगा कि यार डाउन है पीछे। तो ये एक सर्विस, ये एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि आपकी सर्विस के अंदर होना चाहिए। रिलायबिलिटी अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे पास एक लिंक है, डाउन हो गया, क्या कर रहा हूँ उस लिंक का ऑल्टरनेट क्या होगा, ठीक है। QoS ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये एट्रीब्यूट है सर्विस प्रोवाइडर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगेन सर्विस प्रोवाइडर ने इंश्योर करना कि ये सारे एट्रीब्यूट जो है आप सर्विस के अंदर ऑफर कर सके, ठीक है। स्टैंडर्ड सर्विस, उन 5 एट्रीब्यूट्स को हम डिस्कस करेंगे एक करके। ईथरनेट तो ऑब्वियसली लास्ट माइल अब आपका ईथरनेट बन गया है कैरियर ईथरनेट के अंदर, ये TDM नहीं है, ईथरनेट है। अब वो ईथरनेट क्या हो सकता है? वो 1 गिग भी हो सकता है, FE भी हो सकता है, 100 मैक्स 10 मैक्स भी हो सकता है, 10 गिग भी हो सकता है। जो मैक्स ने सर्विसेज डिफाइन की वो ये सर्विसेज डिफाइन की है, E-line सर्विस, E-LAN सर्विस और E-tree सर्विस, ठीक है। E-line जो है वो पॉइंट टू पॉइंट एक सर्विस है, एक यूनिट टू दूसरे यूनिट आपका नेल्ड अप काइंड ऑफ अ कनेक्शन है, वर्चुअल कनेक्शन, वर्चुअल EVC, ठीक है। और ये बिल्कुल जैसे एक इथरनेट की एक्सटेंशन है उसकी तरह काम कर रहा है। मैंने एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया तो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, ठीक है। E-LAN जो है वो मल्टी साइट है, मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट EVC को यूज कर रहा है, ठीक है। 4, 5, 6 जितने भी कैरियर है उस मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट EVC से कनेक्टेड है, वो आपस में एनी टू एनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और E-tree है जो कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट को यूज कर रहा है। ये अभी तक रेटिफाई नहीं हुआ, बहुत स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। और ये इसका जो टारगेट एप्लीकेशन है वो IPTV की ब्रॉडकास्ट है जो कि 1 वे होती है। डिस्टेंस लिमिटेशन तो काफी बेहतर है। बेहतर इस तरह है कि अगर आप गिगी की बात कर रहे हैं, राइट, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर है, मैंने लेट्स से इस्लामाबाद में एक पॉप लगाया है जहाँ से मैं कैरियर इंटरनेट की सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ। तो अगर तो मेरे पास एक पॉप है और मैंने लेट्स से एक एरिया कवर करना है, 5 किलोमीटर का स्पैन कवर करना है, ठीक है। तो मेरे पास फाइबर का किसी तरीके से रोल आउट होना चाहिए ताकि मैं सर्व कर सकूँ इंटरनेट को एज एन एक्सेस। और गिगी लेट से अगर मैं ऑफर कर रहा हूँ तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है फाइबर के ऊपर, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 80 किलोमीटर मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो वो डिस्टेंस इशू नहीं है। ऑब्वियसली कॉस्ट विल बी एन इशू, क्योंकि
जो 80 किलोमीटर वाला जो SFP है, जो इंटरफेस है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा मुझे एज कम्पेयर टू लोअर स्पीड वाला, लोअर रीच वाला। बट रीच इशू नहीं है। अच्छा, उसको हम देखेंगे आगे के कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस कैसे आप ऑफर कर सकते हैं, या सर्विस प्रोवाइडर्स कैसे ऑफर कर रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस। ऑब्वियसली मैं एक पॉप लगा के मैं ईथरनेट की सर्विस नहीं ऑफर करना चाहता, स्पेशली अगर मेरा लास्ट माइल कॉपर है। RJ45 का अगर सर्विस प्रोवाइडर मुझे इंटरफेस दे रहे हैं तो मैं 100 मीटर से ऊपर तो नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब उसको किस तरीके से फिक्स करें, उसके लिए एक पूरी एक हायरार्की बिल्ड होती है सर्विस प्रोवाइडर के पर्सपेक्टिव से। तो एक एग्रीगेशन नेटवर्क होता है ईथरनेट का, उसके आगे एक्सेस रिंग होते हैं, वो भी फाइबर के होते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर का अपना नेटवर्क है। एक्सेस की जो रीच होती है वो इतनी होती है कि जी सर्विस प्रोवाइडर आपको सिलेक्टेड लोकेशन के ऊपर ईथरनेट की कॉपर का इंटरफेस दे सके। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप बात करें जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, तो मल्टी टेनेंट्स बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पर आपको बेसमेंट के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर का एक छोटा सा एक्सेस स्विच नजर आ जाएगा, वहाँ से वो सर्विसेज एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप बिजनेस यूजर्स हैं और आप ज़्यादा पैसे अफोर्ड कर सकते हैं कमीशनिंग के पर्सपेक्टिव से, तो आपको फाइबर की कनेक्टिविटी भी सर्विस प्रोवाइडर दे सकता है अगर उसकी उस लोकेशन के ऊपर डायरेक्ट कोई पॉप नहीं है, कोई एक्सेस स्विच नहीं मौजूद। ठीक है, डिफरेंट इसके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंडेंसी है कि क्या मैकेनिज्म है। ये लेयर 2 की कनेक्टिविटी है। तो अगर आपके पास यहाँ पर जो मैक एड्रेसेस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, वही मैक एड्रेसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे अगर कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये लेयर 2 कनेक्टिविटी है। हाँ, वो ऑब्वियसली अगर आपके पास ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है और ये पूरी पोर्ट एक ही सर्विस, एक ही पॉइंट टू पॉइंट EVC को सर्व कर रही है, तो जो मैक एड्रेसेस यहाँ पर है और जिन्होंने फार एंड के ऊपर कम्युनिकेट करना है, उन मैक एड्रेसेस की विजिबिलिटी यहाँ पर भी होगी। इसके सोर्स मैक एड्रेसेस इसके मैक टेबल के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चले बेहतर हो जाएंगे। ओके, ईथरनेट ई-लाइन सर्विस को दो उसमें ब्रेक किया हुआ है। एक ईथरनेट प्राइवेट लाइन है। अच्छा, प्राइवेट लाइन इज नथिंग बट अ डेडिकेटेड कनेक्टिविटी। ठीक है, जो पोर्ट है उसमें कोई सर्विस मल्टीप्लेक्सिंग नहीं हो रही, एक पोर्ट है, एक सर्विस उस पर मिल रही है। ठीक है, तो अगर ये एग्जांपल है तो यहाँ पर दो हमने EVCs पॉइंट टू पॉइंट सेटअप किए हुए, और हब पे आपने दो यूनिट्स, दो फिजिकल पोर्ट्स यूज की हुई है उनको इंटरफेस करने के लिए। ठीक है, तो ये ईथरनेट प्राइवेट लाइन है, ये मैस की सर्विस है, फर्दर उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। इसी तरह ईथरनेट वर्चुअल प्राइवेट लाइन है। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट लाइन का मतलब ये है कि जी सर्विस मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। आपके ऊपर एक ही यूनी है और उस यूनी के ऊपर दो आपके EVCs जो है वो आ रहे हैं, एक VLAN 100 में, दूसरा VLAN 200 के अंदर। ठीक है, तो इसको इन्होंने ईथरनेट वर्चुअल प्राइवेट लाइन के तौर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, ये E-LAN की सर्विस है। ठीक है, E-LAN का मतलब ये है कि जी एक ही यूनी है और मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की कनेक्टिविटी है EVC की, और सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इनहेरेंटली आपको एनी टू एनी कनेक्टिविटी दे रहा है। दूसरा एट्रीब्यूट है स्केलेबिलिटी का। ठीक है, स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि नॉट जस्ट कि जी मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकूं फ्रॉम 100 meg टू gig टू 10 gig, एक तो ये एस्पेक्ट है उसका। दूसरा ये है कि जी मैं डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट ब्रांचेस को मैं मल्टीप्लेक्स कर सकूं किसी एक साइट के ऊपर, या जिस तरह भी मेरी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह मेरी कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है मेरे बिजनेस की। ठीक है, इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर के पर्सपेक्टिव से स्केलेबिलिटी जो है उससे सिग्निफिकेंस कुछ और भी हो जाती है।
ठीक है। अब अगर मैं कस्टमर के मैक एड्रेसेस कैरी कर रहा हूँ अपने पास हेड से, तो मेरे पास जो स्विच है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो डिफरेंट कस्टमर के मैक एड्रेसेस को अकोमोडेट कर सके, या कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें मैं मैक एड्रेसेस नहीं अपने पास रखूँ कस्टमर के, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर के पर्सपेक्टिव से स्केलेबिलिटी ऑब्वियसली वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। 4096 VLANs में ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 4096 EVC मैंने सेटअप कर लिया, और अगर सर्विस लेने के लिए कस्टमर आएगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगा, ठीक है। तो वो सारी जो स्केलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से और सर्विस प्रोवाइडर के पर्सपेक्टिव से दोनों पे एप्लीकेबल होती हैं। सर्विस प्रोवाइडर सर्विस भी ऑफर कर सकेगा, कस्टमर सर्विसेज नहीं दे सकेंगे। तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है।